Good afternoon. Can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. Can you hear me clearly? Is my voice clear? Okay, so we'll get started. So पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर शुरू किया है, द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस. ठीक है, अभी तक क्या समझा है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या चीज होती है. ठीक है, और नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन एमिशन जो लाइट की वजह से होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या वेव नेचर ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन कर पाती है या नहीं. ठीक है, और ये समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है कि एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक एमिटर है जिसको हमने सी कहा है क्योंकि कैथोड है वो नेगेटिवली कनेक्टेड. देयर इज ए एनोड, ओके, व्हिच इज द collector of the electrons. Then the window that is used to pass on the light is made of quartz so that high frequency light can be passed through it. And the voltage between this can be varied as well as its polarity can be changed. Okay. So now we will change one parameter at a time and keep other parameters constant and accordingly study how these things behave and what does it mean. Okay. तो ये देखते हैं कि हम किन किन चीजों को बदलेंगे. हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बदलेंगे बाय मूविंग द लाइट सोर्स आगे पीछे. वी विल ऑल्सो चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वो हम कलर फिल्टर्स लगा लगा के बदलेंगे. और हम जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड्स में उसको चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू भी और उसकी पोलैरिटी, और फिर क्या होता है उसको देखते हैं. ठीक है, सो हमारा सबसे पहला रिजल्ट क्या आया कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा देते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सर्किट में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, वो लीनियरली बढ़ता है. जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे, ओके, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ सॉरी, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट बढ़े जा रहा है. और इस समय हमने जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव रखी है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज और बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब ये फुली अंडरस्टैंडेबल है, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये तो इवन वेव नेचर भी यही कहेगी कि आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, राइट. तो this is well and good and we are pretty happy with this result. ठीक है, अब हम दूसरी चीज करके देखते हैं. अब हम क्या करेंगे कि हम ना तो इंटेंसिटी बदलेंगे ना कुछ और बदलेंगे, केवल और केवल पोटेंशियल बदलेंगे. जो हम सर्किट में पोटेंशियल लगा रहे हैं हम दोनों चीज बदलेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू भी और उसकी पोलैरिटी भी चेंज करके देखेंगे. और जब हमने अपनी रीडिंग्स रिकॉर्ड की हमें ये कर्व मिल गया, एस शेप्ड कर्व. ठीक है, ये जो एस शेप्ड कर्व है इसका मतलब क्या है कि हम अगर पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद एक समय आता है जब करंट बढ़ना बंद हो जाता है और वो उतना ही रहता है चाहे फिर कितनी भी हम उस पर पोटेंशियल लगा लें. ठीक है, ये चीज समझनी तो आसान है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब लाइट पड़ी, लाइट ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर दिए. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, ये
इस स्पेस में आ गए हैं, यहाँ इस वैक्यूम में। जब हम पोटेंशियल बदल रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रही है, और जल्दी ये यहां पहुंच जाएंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन एक बार ये लाइट ने मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते बस, और हमने पोटेंशियल इतना हाई कर दिया कि ये 100 के 100 यहां पहुंच गए। उसके बाद हम पोटेंशियल बढ़ाते रहे, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं निकले हुए तो आएगा क्या? इसलिए एक सैचुरेशन करंट आ जाता है। ये समझना भी बिल्कुल आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये वेव नेचर से हमें समझ आ जाएगा, तो वी आर प्रीटी हैप्पी। अब रिवर्स साइड में देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया कि पोलैरिटी बदल दी वोल्टेज की, और वोल्टेज अब नेगेटिव साइड में बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो पहले हमारा एमिटर था उस पे हमने नेगेटिव लगाया हुआ था, और कलेक्टर पे पॉजिटिव अब हमने उल्टा कर दिया है उसको। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल के आ रहे हैं इनको ये अट्रैक्ट करेगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी की वजह से ही कैथोड तक पहुंच जाएंगे, जो अपनी एनर्जी से पहुंच गए। इसके खींचने के बावजूद केवल उतना ही करंट फ्लो करेगा, और जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे करंट धीरे धीरे ऐसे कम होता जा रहा है, और एक समय आ जाएगा कि हमने जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन था उसको भी वापस खींच लिया, तो एक भी इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा वो वापस यहीं चिपक जाएगा, वो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं। और करंट जो है इस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब सडनली करंट एकदम जीरो हो जाता है सब। और उसके बाद हम इस पोटेंशियल को कितना भी नेगेटिव करें, ठीक है, नेगेटिव करंट तो फ्लो होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो ये हमारा एस शेप टोटल कर्व आ गया, और ये समझने में हमें जो आज तक हम जानते हैं वेव नेचर से भी, उससे भी ये सब एक्सप्लेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ाएंगे। ठीक है, यही सिचुएशन है, यही एक्सपेरिमेंट हम अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट, और वो सारे कर्व्स जो हैं हमने प्लॉट कर लिए। हमें ये एस शेप्ड कर्व आया। जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, हमें पता है इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हम तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जो है ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। तो ये जो सैचुरेशन करंट है ये हमारा बढ़ गया जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई। ये भी बिल्कुल समझ आती है बात। तो ये इंटेंसिटी बढ़ा दी, सैचुरेशन करंट बढ़ गया। बिल्कुल ये बात भी हमारी समझ में आती है, यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब नेगेटिव साइड पे देखते हैं क्या हुआ। देखिए, नेगेटिव साइड पे अब हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी लाइट की, लेकिन उसके बावजूद भी उसी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट जीरो हो रहा है। अगर हम क्लासिकल मॉडल से सोचें, जो हमारा वेव मॉडल है, तो क्या होगा कि ये हमारी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आई जो इस एमिटर पे आ रही है। अब इसमें से जो अगर ज्यादा एनर्जी इसको देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो ज्यादा एनर्जी से बाहर आने चाहिए। अगर ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उनको रोकने के लिए हायर पोटेंशियल चाहिए होना चाहिए। लेकिन हमें पता चलता है कि हम इंटेंसिटी चाहे कितनी भी बढ़ा लें, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहता है। ठीक है, ये पहली हमारी वो ऑब्जर्वेशन आ गई इस एक्सपेरिमेंट में, जिसकी वजह से हमें ये लगा कि ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी वेव थियरी से। हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्यों नहीं बढ़ती अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की डालते हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ी। ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन एक चीज है, अगर हम मेटल बदल देते हैं तब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाता है, वो भी हम स्टडी करके देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन फॉर अ गिवन मेटल हम कितनी भी इंटेंसिटी बदलते रहे, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अच्छा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम अपनी इंटेंसिटी को सेम रखेंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को चेंज करके देखें। ओके, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्लासिकल मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, यानी जो वेव थियरी हम पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। कौन बताएगा मुझे कि आपको वेव थियरी के हिसाब से क्या होना चाहिए। हमने फ्रीक्वेंसी बदल दी, तो उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए इलेक्ट्रॉन एमिशन पे फ्रॉम द क्लासिकल वेव थियरी, क्या लगता है आपको? कौन बताएगा मुझे? दीपिका, यू वांट टू ट्राई? दीपिका? सर आई थिंक इंटेंसिटी ना चेंज होने की वजह से जो हमारा फाइनल वाला पीक पॉइंट वाला करंट था वो तो उतना ही रहेगा। हाँ, वो तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो हमें अभी तक पता है, राइट, इस चैप्टर को पढ़े होने की जरूरत नहीं है, जो हमें आज तक पता है लाइट के बारे में, राइट। तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दर्शाता है, चलिए पहले मैं ये बताता हूँ आपको। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताता है हमको। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये बता रहे हैं कि ये एमिटर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से निकला, मान लीजिए उसकी एनर्जी है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के, राइट, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं अगर यहाँ पे एक वोल्टेज लगा देता हूँ, नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है, तो सॉरी पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी प्लेट, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। और किस फोर्स से खींचेगी? वो जो भी यहाँ पे फील्ड है, राइट, फील्ड इनटू चार्ज, उतनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, राइट। और कितनी एनर्जी से ये पार्टिकल गया है आगे, कितना वोल्टेज चाहिए ताकि वो उसको वापस खींचे, ताकि इस एनर्जी के इक्वल एनर्जी हो जाए। एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे ई होता है हमेशा, तो E इंटू वी, अगर मैं E इंटू वी के जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन लौट के वापस यहीं आ जाए, राइट। तो ये जो पोटेंशियल है ये हमें दर्शा रहा है कि जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए वो क्या है। तो ये रिवर्स वोल्टेज जो है, जो कट ऑफ वोल्टेज है, ये हमें उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी को दर्शाता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का उस पे क्लासिकल मॉडल में कोई फर्क पड़ना चाहिए। देखिए इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी है, ये तो क्या है, ये तो डीसी वोल्टेज है, राइट। तो ये हमारे पास एक चीज है, जो लाइट की एनर्जी होती है, लाइट की एनर्जी में फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल नहीं है। आपने साउंड चैप्टर में भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड होती है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर से रिलेटेड होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो ई स्क्वायर और
बी स्क्वायर से रिलेटेड होगी, फ्रीक्वेंसी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि हमने इंटेंसिटी नहीं बदली तो फ्रीक्वेंसी हम बदल रहे हैं, तो सैचुरेशन करंट सेम रहता है जो समझ आता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है। यानी कि हमें पता चला कि एज वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, what increases? Kinetic energy of the maximum kinetic energy available with electron increases, जो कि हमारा क्लासिकल मॉडल हमें बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब हमारे क्लासिकल मॉडल को दो बड़ी चोट लग चुकी है, राइट? क्या क्या लगी है? पहली शीट पे हमें क्या चोट लगी कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, केवल नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ऑन द ऑल्सो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। मीन कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन इंक्रीज होगा? नहीं होगा। व्हाट इट मीन्स इज, हाँ अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज दर्शा रही है? सैचुरेशन करंट। Saturation current shows number of electrons. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बनाऊं, ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी बदल बदल के ग्राफ बना रहा हूं, सेम सैचुरेशन करंट आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े, तो एमिशन नहीं बढ़ा फ्रीक्वेंसी बदलने से। क्या बदल गया कि जिस वेलोसिटी से वो एमिट हुए, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो जिस वेलोसिटी से वो एमिट होते हैं मेटल सरफेस से, वो बढ़ती जा रही है, यानी कि जिस एनर्जी से वो एमिट होते हैं वो बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 100 एमिट हुए थे, अभी भी 100 ही हो रहे हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो समझ आती है हमें बात, लेकिन मैं एनर्जी नहीं बढ़ा सकता इंटेंसिटी बढ़ाकर, और ये बात बिल्कुल भी क्लासिकल मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर एनर्जी बढ़ा सकता हूं एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, ये बात भी क्लासिकल मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो अब हमको ये समझ आ गया कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो वी नॉट बढ़ता है, राइट? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बढ़ता है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि मेजर है काइनेटिक एनर्जी का, वो बढ़ता जाता है जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। लेकिन ये आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है? some sort of direct proportionality है, लेकिन is it direct proportional, is it proportional to square root, proportional to square, तो वो भी हम देखना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी पे और स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक ग्राफ में फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। एक फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर कर लिया, दूसरी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर कर लिया। ठीक है, अब हम ये करके देखते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, जो ये वाला ग्राफ है, कि ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। वापस से क्या इंटरेस्टिंग है इस रिजल्ट में कि जैसे जैसे हम इनको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले जीरो ही रहता है, पहले जीरो रहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ समय तक, तो इट इज अ जीरो ग्राफ टिल अ सर्टेन पॉइंट, राइट? देन देयर कम्स अ फ्रीक्वेंसी, okay, at which the stopping potential starts to increase and it is increases linearly. okay, तो हमें क्या पता चला कि ये जो रिलेशनशिप था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम वी नॉट बोल रहे हैं,
उसके बाद लीनियर है, उससे पहले द देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी जिसके बाद एमिशन शुरू होता है और ये लीनियर रिलेशनशिप मिलती है, उसको हमने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या बना हमारा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है जिससे कम होने पर, जिसकी इससे कम फ्रीक्वेंसी होने पर कोई एमिशन नहीं होता। ठीक है, सो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने कहा कि चलिए हम एक चीज और करके देख लेते हैं, जब इतनी रिसर्च कर ही रहे हैं, कि हम एमिटर की प्लेट्स बदल बदल के देखते हैं। हम एक बार हमने सोडियम मेटल लगाया, एक बार हमने सेजियम मेटल लगाया, फिर हमने प्लैटिनम लगाया, गोल्ड लगाया, अलग अलग मेटल्स लगा के देखे, तो हमें ये पता चला कि जो ये इनकी प्रोपोर्शनैलिटी है वो ये सब पैरेलल लाइंस है, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो सेम है, यानी स्लोप सेम है। लेकिन जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज हैं वो हर एक मेटल की अलग होती है। एक्चुअली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दो चीजों पे डिपेंड करती है, जो हम आगे भी देखेंगे कि कौन सा मेटल यूज किया और उसका सरफेस कैसा है, रफ है, पॉलिश्ड है, उन चीजों पर। ठीक है, ज्योमेट्री पे भी किसी हद तक वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हमें जितना हमने हर एक चीज वेरी करके देख ली, हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, एक बार उन रिजल्ट्स को समराइज करते हैं और फिर ये देखेंगे कि इन रिजल्ट्स की वजह से हमें समझाने में क्या कठिनाई आती है। ठीक है, तो हमने क्या समराइज किया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो कि एमिशन को दर्शाता है, ठीक है, इट्स अ इंडिकेटर ऑफ एमिशन, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ बढ़ता है। और जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ बढ़ता है, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट। सिमिलरली जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो एक चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसको हमने वी नॉट कहा था, न्यू नॉट कहा था। अगर इससे कम हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो इंटेंसिटी चाहे हम कितनी भी बढ़ा लें, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये भी हमें पता चला, जो हम अगेन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अभी। फिर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज का इंडिकेटर है, कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रॉन के किस पैरामीटर का इंडिकेटर है स्टॉपिंग पोटेंशियल? जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, एमिशन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। एनर्जी, एनर्जी के मैक्स, द मैक्सिमम, क्योंकि अलग अलग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, राइट? तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे हाई एनर्जी से बाहर आता है वो एनर्जी है के मैक्स। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी का इंडिकेटर है। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी पे लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई एमिशन ही नहीं होता है। ठीक है, और एक और चीज है जो कि हमने अभी तक बात नहीं की जिसकी, वो ये है कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, कैन समबडी टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंस्टेंटेनियस? What is the word meaning of the word instantaneous? at a particular time. हाँ, at a particular time, at an instance. ठीक है, तो which means at a particular time, but when we say instantaneous here,
it means immediate. Yeah. ओके तो अगर हम कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है तो उसका मतलब ये है कि इमीडिएट प्रोसेस है। कहने का क्या मतलब है, ये एक मेटल सरफेस है, इस पे हमने लाइट डाली एक बल्ब से, राइट। तो जैसे ये लाइट यहां पड़ी एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपको पानी उबालना है, तो इज बॉइलिंग एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मैंने पानी लिया एक ट्रॉफ में, ठीक है, और उसके नीचे बर्नर लगा दिया, इमीडिएट बॉइलिंग नहीं शुरू होती, राइट। It will take some time for it to absorb heat and then the electrons, the atoms will start escaping or the molecules will start escaping, right. So boiling is not an instantaneous process, but photoelectric effect is instantaneous. You throw light, electron gets emitted. Okay, that is the meaning of this. Obviously, while it was seen as an instantaneous process, with better measurements they have found that the lag is about 10 raised to the power minus 9 second, which is 1 nanosecond. Okay, so which is a very small lag. So for all practical purposes it is like instantaneous process. Okay, now why I have made this point we will discuss in a couple of minutes. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अब इन सब जो हमने पॉइंट समराइज किए हैं इसको क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो दिस कैन इजिली बी एक्सप्लेन, राइट। ज्यादा लाइट डालोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ये तो समझ आता है। सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एज वी सेड, ये भी बिल्कुल समझ आता है हमें, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ज्यादा सैचुरेशन करंट होगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, स्टॉपिंग द पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, ये समझ नहीं आता, क्योंकि अगर ज्यादा इंटेंसिटी डालेंगे ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट भी होना चाहिए, ठीक है। फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नीडेड, राइट। Now let's look at the EM wave में क्या एनर्जी होती है, right? It's proportional to E square and B square. Okay, half of the energy comes from the electric field, half of the energy comes from the magnetic field, right? And they are interdependent, so we can say it is either proportional on E square or B square, क्योंकि वो दूसरे तो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। कहीं पे भी इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। सो जो एनर्जी ऑफ ईएम वेव है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट तो होती नहीं है, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों इस पे डिपेंडेंट है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट एट ऑल। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। वो जब उनका कोई रिलेशन ही नहीं होना चाहिए तो प्रोपोर्शनल होने का सवाल ही नहीं होता है क्लासिकल मॉडल से। ओके, और ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अगर हम इसको क्लासिकल प्रोसेस की तरह देखें तो जब हम वीक लाइट डालेंगे, कम इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे, तो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन्स में। इट कैन टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, बिफोर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स एमिटेड। Okay, because electrons are fairly tightly bound to the metal surface. Okay, वो इतनी आसानी से metal surface को नहीं छोड़ते, तो light does not have enough energy that it can start boiling up the metal in no time. तो understanding ये है कि it will take some time, and when people perform those calculations, the idea is that it can take a few hours before the first electron should get emitted. Okay, but we know this is an instantaneous process. Again, the wave, classical wave theory is not able to explain. ठीक है, तो अगर वेव मॉडल नहीं कर पाता है एक्सप्लेन, तो फिर क्या, ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने, ठीक है। So everybody knows who Einstein was,
और आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन इज द साइंटिस्ट जिसने की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी दिए हैं, लेकिन दिस फाइंडिंग ऑफ आइंस्टाइन इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, इतना इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज है वो इस फाइंडिंग के लिए कि उसने एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो उसने किस तरह एक्सप्लेन किया, इस चीज पे बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी तक हम केवल डेटा इकट्ठा कर रहे थे। अब उसका असली जो रीजन है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, वो हम इन 2 स्लाइड में समझेंगे। कोशिश करते हैं कि आज समय खत्म होने से पहले पूरा करना। ठीक है, तो क्या है, उसने ये कहा कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है जो कि वेव थियरी सजेस्ट करती है, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में बटी होती है। और इन पैकेट्स को, क्योंकि ये इस एनर्जी को क्वांटाइज कर रहा है, यानी पैकेट में बना रहा है, ठीक है, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी कहा उसने, अ क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा जस्ट मीन्स अ स्मॉल quantity, right? Quanta comes from quantity. Okay, so a quanta of energy, तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स में बट जाती है। और बाद में इसी क्वांटा ऑफ एनर्जी को, जो लाइट की एक क्वांटा ऑफ एनर्जी है, उसको नाम मिला फोटोन, जो शायद आप सबने ही सुना होगा। ठीक है, कि बोलते हैं लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। तो वो फोटॉन्स क्या है, जो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और हर एक क्वांटम ऑफ एनर्जी, ठीक है, हर एक क्वांटम ऑफ एनर्जी यानी कि हर एक फोटोन में एनर्जी होती है h न्यू, जहां पे h है प्लैंक, मार्क्स प्लैंक के नाम पे नाम दिया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फोटॉन्स हैं जिनमें h न्यू एनर्जी है हर एक फोटोन। ठीक है, तो h की वैल्यू जो है ये आप एक बार देख लीजिए, ये हमें रफली याद होनी चाहिए, 6.6 into 10⁻⁻34 जूल्स पर जूल सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी कई बार हम ये यूज करते हैं, तो ये भी देख लीजिए, यूजली ये गिवन होगा, जूल्स वाला याद रखना जरूरी। 6.6 into 10⁻⁻34, you can see it's a very very small number, okay, into the frequency h nu. This is very important. And electron जो है, right, electron can absorb this energy in full or not absorb it at all. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को एक h nu फोटोन आके टकराता है, तो वो जितनी भी एनर्जी है या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, उसमें उसके पास कोई भी पार्शियल चॉइस नहीं है कि चलो आधी एनर्जी दे दी और आधी एनर्जी से फोटोन रिबाउंड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो उससे आके टकराएगा तो या तो पूरी एनर्जी लेगा वो, या उसकी एनर्जी नहीं लेगा। ठीक है, तो इट्स अ बाइनरी सिचुएशन, यस और नो। ठीक है, अब ये बोल देने से पूरी कहानी बदल गई। ठीक है, एक तो ये कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये पैकेट्स में बटा हुआ है, राइट, सो इट्स लाइक पार्टिकल्स, राइट, जिसका जो पैकेट्स ये एकदम पाथ ब्रेकिंग फाइंडिंग थी। ठीक है, और इससे फर्क क्या पड़ता है, चलिए पैकेट है तो हुआ करे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वेव थी, अब वो छोटी छोटी टूटी हुई वेव्स हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि ये वेव्स टूटी हुई है, एक्चुअली दैट इज नॉट रियली द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन के बीच में इंटरेक्शन की बात है, बल्क इंटरेक्शन की बात नहीं। ठीक है, तो जैसा हमने पानी को नीचे से हीट दी, गर्म किया, जब पूरा पानी गर्म होगा तभी जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, बाकी से उसको कोई मतलब नहीं है। तो जो एक स्टैटिस्टिकल मास फिनोमिनन था, अब एक्चुअली वो असलियत में क्या है, 1:1 इंटरेक्शन।
ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, ठीक है। और ये इसकी वजह से he is able to explain. Now let's see how he is able to explain, ठीक है। He said that the energy the electron will come out, right? The maximum energy an electron can come out with is the energy given by the photon to it minus the work function of the metal. So what is the work function? वर्क फंक्शन ये चीज है कि एक मेटल है, उसके सरफेस पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। सो इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमको इसको एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है, राइट? तो वर्क फंक्शन हमने ये भी बात की थी कि दिस इज एनालॉगस टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि जब हम मिनिमम उतनी एनर्जी देते हैं तो ही मॉलिक्यूल छोड़ के जाता है पानी को। उसी तरह से जब हम वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी देते हैं तभी एक इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के जाता है। तो वो तो हमें देनी है, उसके ऊपर जितनी एनर्जी फोटोन देगा उस एनर्जी से, वो बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, राइट? नाउ लुक एट दिस इक्वेशन एक्चुअली सॉल्व्स एवरीथिंग फॉर अस, राइट? नाउ लेट्स सी हाउ इट डज। ओके, एक एक पॉइंट को वापस देखते हैं और ये देखते हैं ये मॉडल उसको कैसे एक्सप्लेन करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, राइट? ज्यादा हमने लाइट डाली मतलब ज्यादा फोटोन डाले, ज्यादा फोटोन डालेंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया, दिस इज एक्सप्लेन। सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। ज्यादा अगर हम फोटोन डालेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये तो जैसा हमने ऊपर का, ये तो क्लियर है ही। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट। हमने ज्यादा फोटोन डाले लेकिन एच न्यू तो बदला नहीं अभी। तो एच न्यू जो के मैक्स है, जो एनर्जी है, वो तो एच न्यू पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे नहीं है। तो बहुत ज्यादा फोटोन इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ज्यादा फोटॉन्स की वजह से, लेकिन ज्यादा एनर्जी से नहीं निकलेंगे। और ज्यादा एनर्जी से नहीं निकलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो हमने ये पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नीडेड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट? तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी? के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, राइट? तो अगर ये एच न्यू इज लेस देन द वर्क फंक्शन, then Kmax is negative. Negative means nothing, right? Means there is no energy in the emitted electron. The electron is not being emitted at all, right? तो जब तक ये h nu वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। तो हमने ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वो हमें यहाँ साफ नजर आ रहा है, राइट? Stopping potential is related to Kmax, or Kmax is equal to h nu minus phi. This is a constant, right? From a linear equation you can see it's directly proportional to the frequency. तो ये भी हमने explain कर दिया। अब ये instantaneous process होता है। It's an interaction between a photon and one electron at a time. आप मेटल का टुकड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब का लें, चाहे एक मेटल का टुकड़ा आप you take as 1 millimeter cube, या just a room full of metal doesn't matter, right? Why? क्योंकि एक फोटोन को तो एक इलेक्ट्रॉन से टकराना है और अपनी एनर्जी देनी है। So there is no bulk